साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारत में भाषाई ढांचा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये एक इतिहास का विषय है या ये एक भाषा का भी विषय है। इतिहास का विषय इसलिए कि जो वर्तमान है, ध्यान रखिएगा कि जो भी वर्तमान है उसका कुछ न कुछ अतीत जरूर होता है, और जो वर्तमान में कोई भी चीज़ है उसका कुछ न कुछ भविष्य होगा। भविष्य और अतीत के बीच में जो खड़ा होता है वो वर्तमान होता है, और वर्तमान ये बोलता है कि इसका अतीत कैसा था, और वर्तमान की जो आपकी क्रियाएं हैं वो बताती है कि आपका भविष्य कैसा होगा। भाषा जो है वो हम आप कुछ न कुछ बोलते हैं, किसी भी प्रकार से बोलते हैं। हमारे आपके बोलने के तरीकों में अंतर हो सकता है, उच्चारण विधि में अंतर हो सकता है, शब्द को चुनने में अंतर हो सकता है। ये भिन्नता जो है वो व्यापक होती है और होती ही होती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो भाषाएं होती हैं ये व्यापक रूप से यदि अतीत में देखा जाए तो किन से जुड़ी होती है? हमारा जो अतीत है मानव का, किसी भी प्रकार का अतीत, वो भाषाओं से किस प्रकार से संबंधित होता है, और साथ ही क्या भाषाएं बदल भी जाती हैं, और बदलती हैं तो कैसे बदल जाती हैं, क्यों बदल जाती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, रखते हुए, लाते हुए हमने आज इस वीडियो को बनाया है। तो सबसे पहले देखिए, हमने इसमें इसका हेडिंग दिया है, मुख्य दिया है क्या कि भारत में भाषाई ढांचा। देखिए, मैंने दुनिया भर का नहीं लिया, वो एक अलग विषय है। हमने भारत को ही लिया है। भारत का इसलिए कि सबसे पहले आप अपने देश के बारे में समझिए, और परीक्षाओं में भी इसी से ज़्यादा पूछता है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ देखिएगा बहुत लोग भाषाओं के बारे में तरह तरह की बातें लाते रहते हैं, क्या कहते हैं, समझाते बुझाते रहते हैं। तो एक कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ही सही विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो भाषाएं हैं ये बोलने की चीज़ हैं, समझने की चीज़ हैं, पढ़ने की चीज़ हैं, झगड़ने की चीज़ नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी भाषा में बात कर सकता है। एक अबोध बालक अपनी माँ से कुछ नहीं बोलता, लेकिन माँ उसकी सारी भाषाएं समझती है। एक पिता अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, लेकिन पिता उसकी सारी भाषाएं समझता है। याद रखिए, यहाँ पे जो बालक है या बालिका अपने पिता से बोल नहीं रहा, एक बच्चा जो है अपनी माँ से बोल नहीं रहा, लेकिन वो सारी बातें समझ रहा है। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बहुत चीज़ आपसे पूछेगा नहीं, सिर्फ कुछ चीज़ों में वो समझ जाता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी अपने मन स्थिति को किसी भी प्रकार से प्रकट करें, या सामने वाला आपके मन स्थिति को किसी भी प्रकार से जान जाए, तो माना जाएगा कि वह आपकी भाषा को समझ रहा है। वर्तमान में तो ऐसी स्थिति है कि लोग लैंग्वेज जो है वो भाषा को बहुधा रूप में भी देखते हैं। एक बोलने की भाषा में, एक लोग बॉडी लैंग्वेज मतलब शारीरिक भाषा से भी लोग आपके हाव भाव को समझ जाते हैं। चेहरे की भाषा मतलब आपके चेहरे पर किस प्रकार का रंग आ रहा है, जा रहा है, इससे भी लोग आपके मन स्थिति को समझ और नाप लेते हैं। तो ये एक वर्तमान की बात है। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में अतीत की बात करेंगे कि हमारे जितनी भी वर्तमान भाषाएं बनी हुई हैं वो कहाँ से आई, और भारत में जो भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं जो बोली जाती हैं वो किन के अतीत पर आज वर्तमान में खड़ी हैं, या किन भाषाओं के खंडहरों पर वो खड़ी हैं। ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में भाषा जो है वो इतनी तरह की भाषा और इतनी तरह की बोलियां बोली जाती हैं कि कुछ कहना नहीं। अब मैं एक क्या कहते हैं, साधारण में ही समझाऊं कि हिंदी भाषा, आज हम पूरे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। उत्तर भारत में तो कम से कम बोली जाती है, और पूरे भारत में बोली और समझी जाती है। लेकिन जब मैं छोटा था तो जो हिंदी बोलते थे, मतलब खड़ी हिंदी जो बोलते थे, उन्हें हम लोग पढ़े लिखे लोग समझते थे। हम लोग खुद जो थे वो मगही भाषा में बात करते थे। याद रखिए, हम लोग बचपन में मगही भाषा में बात करते थे। आप मिथिला के होंगे तो मैथिली में बात करते होंगे, कोई क्या कह सकते हैं, भोजपुर का है तो भोजपुरी में बात करता होगा। भोजपुरी तो आज भी बहुत ज़्यादा बहुतायत बोली जाती है, लेकिन
आज हिंदी भाषा ने सबको एक तरह से ढकने का काम किया है। अब समझिए कि हिंदी, यदि आप इतिहास में जाएंगे तो क्या लगता है आपको कि हिंदी पुरानी भाषा थी? नहीं, हिंदी जो है ये मगही, भोजपुरी और मैथिली से नई भाषा, और जब नई भाषा बनी तो किसी न किसी के अतीत पर बनी होगी, किसी न किसी के खंडहरों पर ही बनी होगी, कहीं न कहीं से भाषाओं को लिया गया होगा, कहीं न कहीं से शब्दों को लिया गया होगा, कहीं न कहीं भावों से लिया हो गया। तो जब ये सब एक साथ आते हैं, प्रयुक्त होते हैं, तो फिर एक नई भाषा की उत्पत्ति हो जाती है। अब हम ये झगड़ना शुरू करें कि नहीं नहीं, हिंदी तो एकदम मेरी मातृभाषा है, बहुत पुरानी भाषा है। अरे भाई देखिए, जिसका वर्तमान है उसका अतीत होता है, और जब अतीत के ईंट निकाले जाएंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि कौन कहाँ से आया। ये झगड़ने की बात नहीं है, इसमें कोई मानसिक विद्वेष की बात नहीं होती है। तो ये जो मैंने आपको बताया सिर्फ समझने के उद्देश्य से बताया। कोई भी भाषा, हिंदी मैंने सिर्फ उदाहरण से बताया, उर्दू भी हो सकती है, तमिल भी हो सकता है, तेलुगु भी हो सकता है, नेपाली भी, किसी भी प्रकार के भाषा को जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके इतिहास को देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, भाषा को जब पढ़ें समझें तो ध्यान रखेंगे कि भाषा जो है वो भूगोल से पूरी तरह से संबद्ध होती है। भाषा भौगोलिक स्थिति से, भूगोल का मतलब भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह से संबंध होती है। वो बहुत ज़्यादा जो है उसी से अंतर संबंधी, जिसको बोला जाता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, भाषा और भूगोल। तो देखिए, भारत में भाषाई ढांचा, लैंग्वेज स्ट्रक्चर इन इंडिया। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर लिया, हमने किसी भाषा को विशेष रूप से समझाने का कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर लिया है। इसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन सी भाषा समूह भारत में है और उसके क्या क्या रूप हैं भारत। बात समझ रहे, कौन सा भाषा समूह है और उसके क्या क्या रूप हैं। तो सबसे पहले एक किताब था जॉर्ज गियर्सन की, भारतीय भाषाई सर्वेक्षण, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसके संपादक जो थे वो जॉर्ज गियर्सन थे। ये जो किताब है बहुत सारे खंडों में है और भारत के समस्त भाषाओं के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, यानी कि भारत के भाषाओं का ये विकिपीडिया है। हालांकि ये एक मानक किताब है और गियर्सन महोदय से कोई क्या कहते हैं उसको, सहमत हो या नहीं, बहुत सारे विद्वान देखिएगा हिंदी में और इतिहास में भी कि इनसे सहमत नहीं होते हैं। लेकिन खैर, जो सहमत हो या नहीं हो, उन्होंने भी जो पुस्तकें लिखी हैं कहीं न कहीं इसी तरह से और लगभग इन्हीं के छाप पर लिखी हैं। तो माना जाता है कि भारत के जो भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां जो बोली जाती हैं, उस पर सबसे मानक किताबों में उत्तम और सबसे प्रमुख और सबसे पहले स्थान पर जॉर्ज गियर्सन की किताब द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया आती है। इसी किताब में उन्होंने लगभग भारत के 180 भाषाओं और 550 बोलियों का जिक्र किया। कितने? 180 भाषा और 550 बोलियां। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीज़ें इसमें समाहित है, लेकिन अपनी पुस्तक में उन्होंने बहुत सारे बोलियों, भाषाओं को जिक्र किया है। आप नेट पर जा करके सर्च करके आप इसमें अपने भाषा या अपनी बोली आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विद्वानों ने भारत की समस्त भाषाओं को 4 महत्वपूर्ण वर्गों में बांटा। याद रखिए, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो 4 वर्गों में, याद रखिएगा 4 वर्गों में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत में जो 4 वर्ग के जो भाषाएं हैं एकदम सिंपल है। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप समझ लेंगे कि कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। हालांकि यदि जन समूहों के आधार पर देखे जाए तो किसी खास जन समूह की कोई खास भाषा पहले थी, वर्तमान में बहुत ज़्यादा मिक्स हो गई है, तो उसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जन समूह का मतलब मानव जातीय समूह जो होती है उससे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भाषा को देखेंगे कि भारत में कौन सी भाषा वर्ग से कौन कौन से भाषा संबंधित है। तो पहला जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा। कौन सा? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा। दूसरा जो है वो तिब्बती बर्मा भाषा। तीसरा द्रविड़ भाषा है और चौथा हिंद आर्य भाषा। यदि पुरातन में देखा जाए तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा सबसे पुरानी भाषा है। ये जो भाषा है वो भारत के आदिवासी वनवासी जनसमूहों के द्वारा बोली जाती है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है तिब्बती बर्मा। तिब्बती बर्मा जो भाषा है वो हिमालय, भारत में जो हिमालय देख रहे हैं, हिमालय के तराई के जितने भी इलाके हैं उसमें ये बोली जाती है और वहाँ
उस भाषा से सटे हुए भी भारत की जितनी भाषाएं हैं, जैसे मैथिली, मैथिली जो है हिमालय से क्या कहते हैं, नेपाल से सटा हुआ है, तो मैथिली भाषा पर भी इस तिब्बती बर्मा भाषा का प्रभाव है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तीसरा है द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा जो है वो बहुत पुरानी भाषा है। ब्रहुई भाषा के साथ इसका संबंध स्थापित किया गया है। माना जाता है कि प्राचीन काल में ये ईरान के आसपास बोली जाती थी, कालांतर में वहाँ से उठते 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 वर्तमान में भारत के दक्षिण में बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सब इससे संबंधित भाषा है। हालांकि एक समय जब भारत में भाषाओं पर विवाद चल रहा था तो द्रविड़ लोगों का कथन था कि भाई देखिए, हमारी जो भाषा है वो संस्कृत से भी पुरानी भाषा है, हम क्लासिकल भाषा में आते हैं। तमिल को क्लासिकल भाषा माना भी जाता है। तो ये जो द्रविड़ भाषा है वो साउथ में बोली जाती है, व्यापक रूप से बोली जाती है। फिर यहाँ पे ध्यान रखें कि क्या द्रविड़ भाषा सिर्फ द्रविड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है? नहीं, एक समय था कि द्रविड़ भाषा सिर्फ द्रविड़ भाषाई लोगों के द्वारा बोला जाता था। वर्तमान में सारे लोग उसमें समाहित हैं। तीसरा है हिंद आर्य, यानी कि इंडो आर्यन भाषा। इंडो आर्यन भाषा का मतलब हो गया पूरे उत्तर भारत या पूरे क्या कह सकते हैं, नर्मदा से उत्तर चले आइए और चले जाइए सीधा क्या कहते हैं आपका ईरान तक, और इधर चले जाइए सीधा बांग्लादेश से आगे वियतनाम तक, सारे लोग इंडो आर्यन भाषा ही बोलते हैं। इसी भाषा में पंजाबी, उर्दू, हिंदी, बंगाली, मैथिली, इस सब भाषा जो है इसी से संबंधित है। तो भारत में यही 4 भाषा वर्ग बोले जाते हैं। कौन कौन? ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती, द्रविड़ और हिंद आर्य। ये 4 भाषा जो हैं, और ये चारों भाषा जो है वो, तो यदि क्षेत्र आपसे पूछ ले तो इसको ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा जो है मुख्य रूप से आदिवासियों के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। जैसे मुंडा खमेरी भाषा जो है इसी में आती है। दूसरा जो है वो आता है तिब्बती बर्मा। तिब्बती बर्मा भाषा मैंने आपको बताया कि ये हिमालय से लगे हुए, हिमालय पर्वत देख रहे हैं, भूगोल में आपने देखा होगा, हिमालय से जस्ट सटे हुए जो पूरा जनसमूह है, भोटिया वगैरह जो जनजाति है, वो सब इन्हीं भाषा का प्रयोग करते हैं। तिब्बती बर्मा भाषा का प्रयोग करती है और माना जाता है कि यह मंगोलियन प्रजाति की एक भाषा थी। किसकी थी? मंगोलियन की। तीसरा है द्रविड़। द्रविड़ पूरा साउथ में, और इंडो आर्यन को माना जाता है कि आर्यन लोगों की भाषा थी। तो ये हमारे यहाँ 4 भाषा समूह हैं। अब इसको हम देख लेते हैं एक एक करके, इसके बारे में अन्य सारी और कुछ विशेषताओं। अब देखते हैं भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा को। देखिए, ऑस्ट्रियाई भाषा को 2 भागों में बांटा गया। अब बोलिए कह रहे पहले तो आप ऑस्ट्रो एशियाटिक बोल रहे थे, अब ऑस्ट्रियाई भाषा कहाँ से ले आए? तो देखिए, मूल रूप से ऑस्ट्रियाई भाषा ही है, उसे 2 भागों में बांट दिया गया, 2 रूपों में वो है भी। एक जो भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाती है, कहाँ? भारतीय उपमहाद्वीप में, और दूसरी जो भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर पूरे प्रशांत के पूर्वी इलाकों एवं दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाती है। ये अलग है, और भारत में जो बोली जाती है वो अलग है। हालांकि एक ही परिवार से है, और परिवार क्या है? ऑस्ट्रियाई भाषा। ऑस्ट्रियाई भाषा जो है वो हमने लिखा है कि यह भाषा परिवार 2 भागों में बटा है। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा, और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बोले जाने वाली ऑस्ट्रेशियन। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर, ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर जो ऑस्ट्रियाई भाषा का रूप है उसे ऑस्ट्रो एशिया क्या बोलते हैं? हाँ, ऑस्ट्रोनेशियन भाषा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रोनेशियन भाषा बोलते हैं। और ऑस्ट्रोनेशियन भाषा जो है वो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया और साथ ही प्रशांत महासागर के पूर्वी द्वीपों पर बोली जाती है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो भाषाएं हैं वो जनजातीय समूह के द्वारा बोली जाती हैं। भारत में जो इसका रूप है उसे कहा जाता है ऑस्ट्रो एशियाटिक। भारत में जो बोला जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। भारत से, भारतीय उपमहाद्वीप से जो बोला जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रोनेशियन। और ये दोनों जो है वो ऑस्ट्रियाई भाषा का 1-2 शाखा है। मूल इसका वही है, उसके अलावा ये 2 बोले जाते हैं। हमने सिर्फ आपको इसलिए बता दिया कि ध्यान रहे कि ये भाषाएं कहाँ से आई हैं। अब ठीक से ध्यान रखेंगे कि भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा को आग्नेय भाषा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आग्नेय भाषा भी बोला जाता है। आग्नेय भाषा इसे इसलिए बोला जाता है कि ये जो भारत में आए हैं वो पूर्व और दक्षिण के कोना से आए हैं।
पूर्व और दक्षिण के कोना से आए हैं, इसलिए इसे आग्नेय भाषा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व और दक्षिण के जो कोना होता है उसे आग्नेय कोण बोला जाता है, इसलिए इसे आग्नेय भाषा भी कहते हैं। तो मूल भाषा क्या था? ऑस्ट्रियाई भाषा। इसके दो रूप हैं। जो भारत में बोले जाते हैं उसे ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा बोलते हैं, और भारत से बाहर जो बोले जाते हैं उसको ऑस्ट्रोनेशियन भाषा बोला जाता है। यानी कि एक ही भाषा का दो परिवार हो गया है, और ये दोनों दो क्षेत्रों में बोले जाते हैं। भारत में भी, अब ध्यान रखेंगे कि भारत में भी जो ये भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा जो बोली जाती है उसके दो रूप, पहला मुंडा और दूसरा मोन खमेरी। पहला है मुंडा और दूसरा है मोन खमेर, या कहीं कहीं मोन खमेरी भी आपको मिलेगा। मोन खमेरी भाषा जो है वो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर रहने वाले ट्राइब्स के द्वारा बोली जाती है। परीक्षाओं में यही आपसे पूछेगा कि मोन खमेरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है। तो उत्तर पूर्व में खासो जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जो खासी या गारो जो जनजातियाँ हैं, और साथ ही निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले जनजातियाँ इस भाषा के जो विभिन्न रूप हैं उसको उपयोग में लाती हैं या करती हैं। तो दूसरा है, पहला है मुंडा, सॉरी मैंने पहले आपको मोन खमेर बताया, फिर है मुंडा। पहला मुंडा ही मान के चलिए। पहला मुंडा इसलिए माना जाएगा कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा का सबसे बड़ा समूह या सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोले जाने वाली या सबसे भारत के विस्तृत इलाकों पर जो बोली जाती है वो मुंडा भाषा परिवार ही है। हालांकि मुंडा भाषा परिवार में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, संथाली है, हो है, मुंडारी है, ये सब उसी की भाषा के एक एक छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन जो महासागर है वो मुंडा भाषाएं हैं। और मुंडा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा का है, और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा ऑस्ट्रियाई समूह की एक उपशाखा है। क्रम से इसको याद रखेंगे। तो देखिए, पहला है मुंडा, यह भारत के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। संथाली, मुंडारी, हो इत्यादि इसके प्रमुख वर्ग हैं। याद रखिएगा कि अब आपसे परीक्षाओं में पूछ लेगा, खास करके झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले परीक्षाओं में पूछता है, या नॉर्मल ऐसे भी पीसीएस के परीक्षाओं में पूछ सकता है कि भारत में आग्नेय भाषा समूह के कौन सा वर्ग की भाषा सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में बोली जाती है। तो मुंडा भाषा याद रखेंगे। मुंडा भाषा जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि के इलाकों में व्यापक रूप से जनजाति समूहों के द्वारा बोली जाती है। दूसरा है मोन खमेर। मोन खमेर हमने आपको बोला कि यह खासी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि भारत में जो खासी भाषा बोली जाती है उसी का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा जयंतिया गारो पर्वतों के आसपास रहने वाले जो क्या कहते हैं जनसमूह हैं, छोटे छोटे जो ट्राइब्स हैं, वो भी इसी भाषा परिवार की एक उपशाखा है। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखेंगे कि निकोबार के जो द्वीप हैं, बहुत सारे निकोबार के जो द्वीप हैं, वहाँ पर भी इसी भाषा के लोग जो हैं रहते हैं या इसी भाषा का उपयोग करते हैं। तो ये था हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक। देखिए, ऑस्ट्रो एशियाटिक को ध्यान रखेंगे किस भाषा की एक उपशाखा है? ऑस्ट्रियाई भाषा की। ऑस्ट्रो एशियाटिक को क्या कहा जाता है? आग्नेय भाषा। भारत में आग्नेय भाषा को बोला जाता है। आग्नेय भाषा इसलिए कि यह दक्षिण और पूर्व के कोना से आया है, दक्षिण पूर्व का जो कोण होता है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। तो भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा की दो प्रमुख शाखा कौन कौन है? मुंडा और मोन खमेर। मुंडा कहाँ है? भारत के पूरे व्यापक क्षेत्र में बोली जाती हैं, और संथाली, हो, मुंडा ये सब जो भाषाएं हैं, उरांव नहीं, उरांव द्रविड़ भाषा में आता है। इसको ऐसा नहीं कह रहे तो झारखंडी लोग बोल रहा है या छत्तीसगढ़ी लोग बोल रहा है उरांव भाषा है तो ये भी उसी में आ जाएगा, नहीं, उरांव द्रविड़ियन भाषा में आती है। परीक्षाओं में यही चीज पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना पड़ता है। तो मुंडा भाषा समूह से आती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक में क्या क्या है? मुंडा और मोन खमेर। मोन खमेर उत्तर पूर्वी भारत और साथ ही निकोबार के द्वीप समूह में विभिन्न जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये क्या बोलती हैं, आपको एक ओवरऑल समझ रखनी है कि कहाँ पर ये भाषाएं बोली जाती हैं, और उन्हीं से संबंधित प्रश्नों को भी पूछा जाता है। अब यदि आपको विस्तृत रूप से इसे पढ़ना है तो पाठ्य पुस्तकों में जो चीज़ें रहती हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था हमारा ऑस्ट्रियाई भाषा, यानी कि भारत में बोले जाने वाले ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा का। अब देखते हैं तिब्बती बर्मी और द्रविड़ भाषा को। अब देखते हैं भारत में तिब्बती बर्मी और द्रविड़ भाषा। एक चीज ध्यान रखेंगे कि तिब्बती बर्मी भाषा जो है भारत में वो हिमालय के चाप वाले इलाके, यानी कि जो हिमालय के तराई इलाके हैं वहीं बोली जाती हैं, और उससे संबंधित जो इंडो आर्यन बोलियां हैं या भाषाएं हैं उससे प्रभावित होती हैं या प्रभावित हैं। जैसे मिथिला वगैरह में या
पंजाब वगैरह में जो भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो सटे हुए हिमालय से सटे हुए भाषाएं हैं वो इस भाषा यानी कि तिब्बती बर्मी भाषा से प्रभावित है। अब कहिए कि ये क्या है? देखिए, जब दो जन समूह, जब दो प्रकार की भाषाएं आपस में मिलती हैं तो कुछ न कुछ एक दूसरे में लेन देन हो जाता है। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, इससे भाषा में और उन्नति आती है। कोई भी भाषा समृद्ध तभी होती है जब वो दुनिया भर की चीज़ों को ग्रहित कर सके। यदि वो ग्रहित नहीं कर सकती है, मृत हो जाएगी। आप देखिए कितने कितने क्लासिकल भाषा थे, आज डेड पड़े हुए हैं, एलिट वर्ग की भाषा बने हुए हैं, या सिर्फ सरकारी पैसों से चलने वाली भाषा बने हुए हैं। और जो भाषाएं उन्हें सबसे ग्रहण किया, आज देखिए पूरी दुनिया पर राज करने वाली भाषा बनी हुई है। ये भाषाओं की विशेषता भी होती है और एक खूबसूरती भी होती है। तो देखिए, भारत में तिब्बती बर्मी भाषा जो है वो भारत में चीनी तिब्बती भाषा परिवार की एक शाखा है, यानी कि वैसी परिवार की शाखा है जो मूलतः चीन और तिब्बत में बोली जाती है, और उसी की एक क्या कह सकते हैं, अलग होकर के भारत में जो भाषा है वो उसे तिब्बती बर्मी भाषा बोला जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ है, तिब्बती और बर्मी। तिब्बती भाषा वैसे भाषा समूहों को कहा जाता है या उनके वंशज हुए जो हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में बोले जाते हैं, और बर्मी भाषा वो भाषा हुआ जो मुख्यतः आसाम या यूँ कहिए कि हिमालय के नीचे वाले इलाकों में बोले जाते हैं। इसके अलावा वर्मा वगैरह में, वियतनाम वगैरह में जो बोले जाते हैं वो भी इसी भाषा से संबंधित है, लेकिन वो अलग है। क्योंकि हम यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उसी के बारे में समझेंगे। तो देखिए, तिब्बती बर्मी यह भारत में चीनी तिब्बती परिवार की एक शाखा है या उपशाखा है। भारत में यह भाषा हिमालय के किनारे किनारे उत्तर पूर्व आसाम से उत्तर पूर्व पंजाब तक बोली जाती है। मैंने इसे जो लिखा है सिर्फ परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से समझने से लिख दिया है कि जब आपसे पूछे कि भारत में तिब्बती भाषा परिवार या तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की भाषाएं या बोलियां कहाँ बोली जाती हैं, तो उत्तर पूर्वी आसाम से उत्तर पूर्वी पंजाब तक ये बोली जाती है। इसके अलावा इसको ध्यान रखेंगे कि यह जो भाषा है वो बोलियों के रूप में ज़्यादा विकसित है, लिखित या साहित्यिक भाषा के रूप में बहुत विकसित नहीं है। इसमें लगभग 116 बोलियां हैं जो त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं दार्जिलिंग में बोली जाती हैं। याद रखिए, जब आप इन क्षेत्रों में जाएं या इन क्षेत्रों के जनजातीय समूहों को देखें तो जो बोलियां बोलती हैं माने ये इसी भाषा से आती हैं। लेकिन मैंने शुरू में भी बताया था कि आप सीधे सीधे मत मान लीजिएगा, वहाँ पर भी विभिन्न समूह हैं जो अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं और वो भाषाएं उसमें शामिल होती हैं। अब कैसे होती हैं जो बताता हूँ। इसमें दो चीज़ है, तिब्बती और बर्मी। तो तिब्बती भाषा समूह वैसे जो हिमालय की ऊंचाई या हिमालय में बोले जाते हैं, बर्मी भाषा वैसे भाषा जो हिमालय के नीचे या आसाम और आसाम से पूर्व और दक्षिण के कोनों में बोले जाते हैं। अब कहिए कि यहाँ भी नया भेद इसलिए कि आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर तिब्बती बर्मी क्यों रखा गया, या परीक्षाओं में आप ही से पूछ ले, इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई ये जो भाषा समूह है ये तो मंगोलियंस के द्वारा बोली जाती है, लेकिन इसे तिब्बती बर्मा क्यों कहा जाता है। तो इसको आप बताइएगा कि तिब्बती बर्मा कहने का मतलब हुआ कि तिब्बती वैसी भाषा समूह जो हिमालय या हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। बर्मा या बर्मी भाषा समूह वैसा समूह जो हिमालय के निचले या आसाम और आसाम से दक्षिण या दक्षिण पूर्व के इलाकों में बोली जाती है। तो तिब्बती या हिमालयन भाषा में कौन पूछ देगा, हिमालयन भाषा ही पूछ देगा, परीक्षाओं में यही पूछ देता है कि हिमालयन भाषा में कौन आता है, तो आपको ध्यान रखना। तो देखिए, हिमालयन में कौन कौन आएगा, लद्दाखी, भोटिया, लेप्चा, लिम्बू। बर्मी में कौन कौन आएगा, आसाम से गारो, त्रिपुरी, डिमासा, नागा। अब इन भाषाओं को देखिए, जनजातियों का नाम याद पड़ रहा है, होते हैं ना इसी नाम से जनजाति भी। तो ये जो जनजातियों का नामकरण भी है उनके भाषाओं पर या उनकी भाषाओं का नामकरण उनकी जनजातियों पर किया गया। तो इस तरह से ये तिब्बती बर्मी भाषा का भेद है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आता है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार जो है भारत के दक्षिण में बोली जाती है, व्यापक रूप से बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि जो है उसी भाषा परिवार की अलग अलग भाषाएं। देख रहे हैं ना कहाँ से भाषा चला, बीच में कहाँ आया, वर्तमान में कहाँ जब बोला जाएगा, भविष्य में फिर कुछ और बदल जाएगा। याद रखिए, बदलाव इस धरती का सर्वश्रेष्ठ, सबसे जरूरी, सबसे सत्य और सबसे निर्मम नीति है। यानी कि बदलाव होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका बदलाव नहीं होगा, और यदि बदलाव होगा तो कहीं ना कहीं अतीत होगा और कहीं ना कहीं भविष्य होगा। इसको ध्यान रखेंगे। इतिहास के विद्यार्थी को या भूगोल के विद्यार्थी को जरूर ध्यान रखना चाहिए।
तो द्रविड़ भाषा की जो उत्पत्ति है उसे दक्षिण पश्चिमी ईरान माना जाता है। दक्षिण पश्चिमी ईरान या एलन नामक एक जगह थी, वहीं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ब्रहुई भाषा को द्रविड़ भाषा का पूर्वज माना जाता है। परीक्षाओं में जब पूछे कि द्रविड़ भाषा की मूल उत्पत्ति कहाँ हुई, तो दक्षिण पश्चिमी ईरान या एलन, कहीं कहीं पे एलम भी मिलता है, कहीं कहीं पे आपको एलन भी मिलेगा। एलम मैंने इसको जो उठाया है ये आपका रामशरण शर्मा की किताब थी, वहीं से लिया है कि ये जो लाइन है ये। और दक्षिण पश्चिमी ईरान देख लीजिए, दक्षिण पश्चिमी ईरान में इसकी उत्पत्ति हुई। और ब्रहुई भाषा को द्रविड़ भाषा का पूर्वज भाषा माना जाता है, यानी कि वर्तमान जो द्रविड़ियन भाषाएं हैं वो ब्रहुई की उपशाखाओं में आती हैं। अब ब्रहुई भाषा के विभिन्न रूप जो हैं आज भी दक्षिण पश्चिमी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के वो इलाके जो अफगानिस्तान से सटे हुए हैं, वहाँ पे भी विभिन्न बोलियों में ये भाषाएं मौजूद हैं। और भारत में कौन कौन है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इत्यादि है। इसके अलावा इसमें सबसे नोटेड पॉइंट जो है द्रविड़ भाषा में ध्यान रखिएगा कि झारखंड में बोले उरांव भाषा जो है या कुरुक, उरांव को कुरुक भी बोला जाता है, और यह भाषा जो है उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है। तो झारखंड में उरांव या कुरुक भाषा जो उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है, यह भी द्रविड़ भाषा की ही एक शाखा है। क्लियर है मामला? द्रविड़ भाषा की मूल उत्पत्ति दक्षिण पश्चिमी ईरान या एलन जैसी जगहों पे। इसकी पूर्वज भाषा जो है ब्रहुई भाषा है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी ईरान में जो भाषाओं की उत्पत्ति हुई थी उससे बना ब्रहुई भाषा से बना द्रविड़ भाषा, और द्रविड़ भाषा समूह में ही तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादि आते हैं, और इसी में उरांव भाषा भी आती है। तो ये है द्रविड़ भाषा परिवार। तिब्बती वर्मा भी बताया। अब देखते हैं इंडो आर्यन भाषा समूह को। अब देखते हैं हिंद आर्य भाषा को। देखिए, हिंद आर्य भाषा जो है भारोपीय भाषा की एक उपशाखा है। हिंद आर्य, देखिए यह हिंद यूरोपीय, मैंने भारोपीय बोला, उसे भारोपीय भी बोला जाता है या हिंद यूरोपीय भी बोला जाता है, इंडो यूरोपियन बोला जाता है, भाषा परिवार की एक शाखा है। अब बोलिए कि अभी नया चीज़ कहाँ से ले आए? देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सब भाषा जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के शाखाओं में बोले जाते हैं। वैश्विक स्तर पर जब देखेंगे तो एक होता है, फिर उसे एक क्रम के रूप में जुड़े होते हैं। तो इंडो आर्यन यानी कि हिंद आर्य भाषा जो है वो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। क्लियर रखिएगा। हिंद यूरोपीय भाषा जो थी वो दो रूपों में विभाजित हो गए। एक ऐसे आर्यंस जो पश्चिम में चले गए और पश्चिमी भाषा का उपयोग करते थे, बाद में ऐसे आर्यन जो पूर्व में आ गए वो पूर्वी भाषा का उपयोग करते थे। यहीं से फिर ये हल्का हल्का बदलाव हुआ और वो फिर तीन रूपों में भारत में आया। अब बोले कि जब पश्चिम गया वो तो जर्मन वगैरह जो भाषा है उसी से आता है। फिर यहाँ पे आते हैं, हम लोग पूर्व में पढ़ रहे हैं तो पूर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो माना जाता है कि हिंद यूरोपियन परिवार की पूर्वी अर्थात आर्य शाखा तीन भागों में विभाजित थी। मैंने बोला दो भागों में शुरुआत में बटा। आर्यन भाषा जो थी दो भागों में, पश्चिमी और पूर्वी। तो जो पूर्वी भाषा की शाखा थी वो तीन भागों में बट गया। यानी कि आर्यन जब अपने मूल स्थान से निकले तो एक पूर्व की ओर गए, एक पश्चिम की ओर गए। तो जो पूर्व की ओर आए उन्होंने जो भाषा, उनकी जो भाषा थी वो भी तीन भागों में बटी, और उसे जो आर्यन पूर्व में आए उन्हें हिंदी यूरोपियन भाषा जो थी या पूर्व में जो आर्यंस आए उनके द्वारा जो भाषाएं अपनाई गई वो भी तीन भागों में बटती चली गई। तो इसीलिए हमने लिखा कि यह हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है, और माना जाता है कि हिंद यूरोपीय परिवार की पूर्वी आर्य शाखा, पश्चिमी आर्य शाखा नहीं, पूर्वी आर्य शाखा तीन भागों में विभाजित हो गई। यानी कि अपने मूल स्थान से चल करके आर्य पश्चिम और पूर्व की ओर गए। जो आर्य पूर्व की ओर आए उन्होंने जो बोलियां बोली उसे एक अलग रूप दिया गया और अलग रूपों में रखा गया, अलग माना गया, और उसी भाषा की तीन शाखाएं थी। तो यानी कि हिंद यूरोपीय की पूर्वी आर्य शाखा को तीन भागों में बांटा गया। पहला हिंद ईरानी जो ईरान में बोला जाता है, दूसरा दार्दी भाषा जो पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान एवं कश्मीर में बोली जाती है, और तीसरी हिंदी आर्य यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं हिंदी आर्य भाषा, यह बृहद भारत में बोली जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने शब्द रखा है बृहद भारत, ग्रेटर इंडिया। ग्रेटर इंडिया का मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ इलाके, श्रीलंका, इस सब मिला करके। अब आप ये कह सकते हैं कि अरे भाई ग्रेटर इंडिया काहे कह रहे हैं, इन लोग का नाम भी जोड़ देते। इतिहास की चीज़ों में जब पढ़ेंगे तो इस चीज़ को रख सकते हैं, रखा जा सकता है, कोई भारी चीज़ नहीं है, इसमें कोई नकली देशभक्ति लाने की जरूरत नहीं है।
तो हिंद आर्य भाषा जो है वो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। और आर्यंस जब पूर्व में आए तो उनकी भाषा जो थी वो 3 भागों में बट गई। पहला हिंद ईरानी भाषा, दूसरा दार्दी भाषा और तीसरा हिंद आर्य भाषा। ये तीनों जो हैं एक ही से संबंधित हैं। किससे? हिंद यूरोपीय भाषा की पूर्वी शाखा से। या यूँ कहिए कि ये तीनों आर्यंस लोगों की भाषा है। किसकी भाषा है? आर्यंस लोगों की भाषा है। वैसे आर्यन जो पूर्व की ओर आए, पश्चिम की ओर नहीं गए, पूर्व की ओर आए। तो अब आपसे एक कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, परीक्षाओं में जब पूछे कि दार्दी किस भाषा परिवार की एक शाखा है, तो भारतीय परिवार की, ठीक है, या हिंद यूरोपियन परिवार की, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा भाषा परिवार अलग है? दार्दी, हिंद ईरानी, हिंद यूरोपीय, हिंद आर्य या उरांव। तो उरांव भाषा अलग है। ये सब भाषा है जो आर्यंस भाषा है वो नॉन आर्यंस भाषा समूह। तो भारत में जो है हिंद आर्यन ही बोला जाता है। ये जो हमने बता दिया सिर्फ इसलिए याद रखें कि कश्मीर के जो कुछ इलाकों में या कुछ जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भी दार्दी ही है। कश्मीरी भाषा भी मूल रूप से दार्दी ही है, लेकिन उस पर संस्कृत का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। याद रखिएगा, कश्मीरी भाषा मूल रूप से क्या है? दार्दी भाषा समूह से ही है, जिस पर संस्कृत का व्यापक प्रभाव पड़ा है। और इसके अलावा दार्दी भाषा जो है पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान में भी बोला जाता है। मैंने द्रविड़ भाषा में बताया था कि उसके ब्रह्मी रूप के जो कुछ आधुनिक भाषाएं हैं वो पाकिस्तान के निचले और साथ ही अफगानिस्तान के इलाकों में बोले जाते हैं। नोट में लिख दिया कि कश्मीरी मूलतः दार्दी है, परंतु इसमें संस्कृत का व्यापक प्रभाव है। वैदिक संस्कृत को भी हिंद आर्य भाषा ही माना जाता है। बहुत सारे लोग परीक्षाओं में जब जाते हैं तो उनसे पूछ लेता है कि वैदिक संस्कृत जो है वो किस भाषा से संबंधित है? तो इंडो आर्यन यानी हिंद आर्य भाषा से वो संबंधित है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि भारत में व्यापक रूपों पर हिंद आर्य भाषाएं ही बोली जाती हैं और भारत इसके लगभग 182 भाषाएं एवं 550 से ऊपर बोलियां बोली जाती हैं। हमने लिख रखा है 180 भाषाएं। अब बोलिए कि अरे भाई शुरू में तो आप बताए थे कि सब मिला के 180 भाषाएं। देखिए ये चीज़ें आगे पीछे होते रह सकती हैं। हो सकता है मैं यहाँ पे 150 भी लिख सकता हूँ, 140 भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे मैंने पूरे बृहद भारत को जोड़ करके रखा है, सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ पूरे बृहद भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, आधुनिक पाकिस्तान, श्रीलंका, इस सबको मिला करके। पंजाबी, हिंदी, नेपाली, मैथिली, ये सब जो भाषाएं हैं, जितनी भी आप उत्तर भारत में भाषाएं देख रहे हैं, ये सब हिंद आर्य भाषा के समूह के एक छोटे छोटे समूह हैं, उसी से बनी हुई हैं। अब मैं वीडियो के शुरुआत में आपको बोला था कि भाषा भूगोल से जुड़ी हुई चीज़ होती है। अब इसके सत्यापन के लिए आपको बता दूं, ये चीज़ें ग्राफिक हैं, ये चीज़ें सीधे हैं, आप अपने से भी ग्राफ बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। अब इसके पीछे एक जो बता देता हूँ, बहुत सारे लोग आपसे इत्तेफाक नहीं रख सकते, आप भी नहीं रख सकते। मानविकी विषय में नियम है कि आप नहीं रख सकते। अब समझिए कैसे जुड़ा होता है। पाकिस्तान जब बना तो माना गया कि रखा गया कि यहाँ की उर्दू भाषा होगी, लेकिन ये भाषा बंगालियों को नागवार गुजरी। याद रखिए वो दोनों एक ही धर्म के लोग थे, एक ही चीज़ के लिए लड़े भी, धर्म के आधार पर अलग देश के लिए लड़े भी, लेकिन महज 25 सालों में ही देश टूट गया। क्यों? सिर्फ भाषा के नाम पर। बंगाली कभी इससे एग्री नहीं किए कि हम उर्दू बोलेंगे, और क्यों बोलेंगे। इससे सिद्ध होता है कि भाषा जो है वो भूगोल से पूरी तरह से संबंधित होता है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये है आपका हिंद आर्य भाषा। एक ओवरऑल मतलब मोटा मोटी हमने एक सिर्फ समझ के लिए आपको ये बताई है। बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं इसमें डाटा नहीं है, तो डाटा तब होती है जब आप सिर्फ भारत के बारे में देख रहे हैं। हमने इसे भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली समस्त भाषाओं को एक क्या कहते हैं ढांचा के रूप में समझाने का इसमें प्रयास किया। आशा है आपको अच्छी लगेगी, नहीं अच्छी लगेगी कोई बात नहीं, आप डिसएग्री कर सकते हैं। मैं फिर से बोलूँगा कि जहाँ भी बैठें, जैसे भी बैठें, मानक किताबों को पढ़ते रहें। याद रखिए गूगल पे पढ़ते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहा कि कोई गलत है, लेकिन मानक जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो बहुत सही होती हैं और उसका रेफरेंस आप दे सकते हैं कि हमने वहाँ से इस सब चीज़ों को उठाया है। मैं लास्ट में बता दूँ कि ये सारे डाटा जो है हमने कुछ किताबों से उठाया है, जिसमें सबसे प्रमुख रामशरण शर्मा की किताब थी और रोमला थापर और डी एन झा की किताबों से लिया।
इसके अलावा एनसीईआरटी के बहुत सारे जो क्या कहते हैं किताबें हैं या उनके जो नेट पर उपलब्ध सामग्रियां होती हैं वहीं से इन सब चीज़ों को लिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।